हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज, उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंटेंट्स की बात करते हैं। तो कंटेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, कंटेंट्स जो हैं इस यूनिट के बहुत ज़्यादा हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगी जो कि हमारे आगे आने वाले यूनिट्स में भी हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डीएसी और मैक की कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एरर 404 पार्ट 2 आएगा। इसमें जो पार्ट 1 है वो हम पहले ही यूनिट 1 के अंदर कवर कर चुके हैं, इसमें पार्ट 2 आएगा। फिर उसके बाद है आपका वीएम बेस्ड आइसोलेशन। फिर हम रूट किट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आईडीएस इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। फिर उसके बाद है आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और लास्ट में आपका टॉपिक आता है, उसका नाम है सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन। तो ये जो टॉपिक्स हैं हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का जो नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज, उसका मतलब क्या होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स, कि जो इंफॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो किस किस को डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए और किस किस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाने चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो बिल्कुल वैलिड तरीके से हो रहा है या फिर अनवैलिड तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगर इनवैलिड तरीके से हो रहा है तो फिर उस चीज़ को हम कॉन्फिडेंशियली पॉलिसीज को वायलेशन कहेंगे। ठीक है, तो वायलेशन अगर हो रहा है तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट जो है हमारे एक्शंस लिए जाएंगे और या फिर कंपनी को बंद भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। और ये सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं मेंटेन करती है कॉन्फिडेंशियलिटी को, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज को कहा जाता है। It explains how the company expects its employees to treat the information they receive about clients, partners and etc. and make sure it remains well protected. अब क्या होता है एक्चुअली, आपने डेटा जो है, अब कई सारे बार क्या होता है कि हम ना गूगल फॉर्म्स भरते हैं। ठीक है, हम इंटर्नशिप के फॉर्म भरते हैं, हम जॉब्स के लिए फॉर्म भरते हैं, हम कॉलेज में अपने इस डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। हम इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पे अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करते हैं, ईमेल आईडी से रजिस्टर करते हैं, नाम, ईमेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डालते हैं। तो अब कंपनी के पास तो हमारा डेटा चला गया, लेकिन अब हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कंपनी से कि वो हमारा जो डेटा है उसको सिक्योर रखेगी। राइट, अगर सिक्योर नहीं रखा तो फिर हमारा जो डेटा है वो लीक हो सकता है एंड कोई भी उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमारे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके एक मिसलीडिंग चीज़ भी कर सकता है। तो इसलिए इट्स बेटर कि हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन्ड रहे और इसीलिए कुछ पॉलिसीज़ हमारी बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा में लीड टू बी जेल्ड और पेनल्टीलाइज्ड। अब क्या है कि अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो दिया गया है डेटा का, तो फिर उस केस में जो कंपनी है उसके जो ओनर है उनको जेल भी किया जा सकता है, फिर पेनल्टी भी लग सकती है। अब कुछ टेक्निक्स हैं डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने की, जैसे कि आप इंक्रिप्शन का जो है उसका यूज़ कर सकते हो, इंक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो डेटा एक्सेस को कि कौन कौन डेटा एक्सेस करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। डेवलप कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को। साथ ही साथ ये सब आपको करना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। और साथ ही साथ और भी कई सारे नए तरीके जो हैं इस टाइम पर आ चुके हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से। तो डीएसी क्या होता है, डिक्शनरी डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। डिस्क्रिशनरी का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है। आइडेंटिटी बेस्ड मतलब कि यूज़र नेम और पासवर्ड इसके अंदर आप मेनली यूज़ करते हो एक्सेस करने के लिए, और जिसके पास भी यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपकी आइडेंटिटी, जो कंप्यूटर है वो आपकी आइडेंटिटी मान करके लॉगिन कर देगा। DAC mechanism will controlled by user identification such as username and password। जैसे मैंने आपको बताया यूज़र आइडेंटिफिकेशन किससे होती है, यूज़र नेम और पासवर्ड से होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपका द ओनर कैन ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स और एनी ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन टू अनदर यूज़र। अगर आप ओनर हो, अगर आपका डेटा एक्सेस हो चुका है, डेटा एक्सेस होने के बाद यूज़र आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, आप लॉगिन कर चुके हो, तो लॉगिन करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फिर इंफॉर्मेशन का ऑथराइजेशन है या फिर ट्रांसफ़र करना है, वो यूज़र कर सकता है किसी और यूज़र को। ठीक है जी। द ओनर कैन डिटरमाइन एक्सेस प्रिविलेजेस। जो ओनर है वो एक्सेस प्रिविलेजेस को आराम से यूज़ कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो अब जो भी ओनर होगा वो सारी चीज़ों को, सारे फ़ायदों को एक्सेस कर रहा होगा बिना किसी दिक्कत के।
एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वांटम से थोड़ी सी अलग चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आप अपने एग्जाम में लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर को बता सकें कि आपको पता है। तो एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या है, यूज़र कैन ट्रांसफर देयर ऑब्जेक्ट ओनरशिप टू अनदर यूज़र। ओनरशिप भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। ओनरशिप जैसे कि अब मान के चलिए कि आपने एक जीमेल आईडी बनाई, जीमेल आईडी आप ओनर हो, ठीक है, मान के चलो दो पर्सन है ए और बी, ठीक है, ए और बी ये दो पर्सन हैं, एंड ए जो है उसने एक जीमेल आईडी बनाई, ठीक है, इसने एक जीमेल आईडी बनाई है, एंड अब क्या हुआ कि टाइम आने के बाद उसे उस ईमेल पे उसने बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, यूडेमी के ले रखे हैं या फिर स्किल अकेडमी के ले रखे हैं या फिर कहीं के भी ले रखे हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, बट नाउ ही वांट्स टू सेल दिस टू दिस वन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आईडी पासवर्ड दे करके वो ओनरशिप को जो है ए से बी तक पहुंच जाएगी। तो यही होता है, अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो आप यूजर नेम आईडी पासवर्ड दे दो, तो वो ओनरशिप एक तरीके से ट्रांसफर ही हो गई। तो ये आप कर सकते हो इजीली। द एक्सेस कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय ओनर, जो एक्सेस है वो ओनर के द्वारा भी डिटरमाइन किया जा सकता है। उसके अलावा ऑथराइजेशन अगर फेलियर हो गया तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि आप इतने दिनों तक लॉगिन नहीं कर सकते हो, इतने दिनों बाद ही लॉगिन करना। ये सारी चीज़ें डीएसी की मदद से हो सकती हैं। अनऑथराइज्ड यूजर विल बी ब्लाइंड टू फाइल साइज, पाथ नेम एंड एक्सेट्रा। जो अनऑथराइज्ड यूजर है उसको कुछ नहीं पता होगा। कुछ नहीं पता होगा से मतलब जैसे फाइल का साइज क्या है, कहाँ पर स्टोर्ड है, पाथ क्या है, नेम क्या है और एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो उसको नहीं पता होंगी। एग्जाम्पल में देखें तो परमिटिंग लाइनेक्स फाइल ओएस इन एन एग्जाम्पल ऑफ डीएसी, जैसे कि हम लाइनेक्स जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स, काली लाइनेक्स, उबंटू, ये जो हैं सबके सब इनके अंदर हम परमिट करते हैं हर एक यूज़र को। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा फाइल्स का एक्सेस होगा। उसके अलावा अगर अलग अलग यूज़र्स बने हुए हैं तो अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग टाइप का एक्सेस होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। इशूज़ की बात करते हैं तो इशूज़ क्या क्या है, कांट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन वाइड सिस्टम्स, अगर ज़्यादा सिस्टम्स हो जाएंगे तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अनबाउंडेड प्रिविलेज एस्केलेशन, एस्केलेशन मतलब कि अगर आप किसी यूज़र को चाहते हो कि उसको मैंने कुछ बेनिफिट्स दे दिए एंड उसको मैं ओनर जितने बेनिफिट्स दे दूँ तो वो आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, आप प्रिविलेज नहीं दे सकते हो, ठीक है। Only user identity and ownership is considered, ignoring role, function, faith in program, sensitivity of data and integrity। अब इसके अंदर क्या है कि यूज़र आइडेंटिटी को ही और ओनरशिप को ही कंसीडर किया जाता है, और किन किन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। रोल क्या है, जो लॉगिन कर रहा है बंदा उसका रोल क्या है, क्या नहीं है, क्या फंक्शन करेगा, क्या नहीं करेगा, और फेथ क्या है, फेथ इन प्रोग्राम्स का मतलब कि ट्रस्ट, ठीक है, जो आप प्रोग्राम वो उस कंप्यूटर के अंदर रन कर रहा है वो जो प्रोग्राम है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो कितना ट्रस्ट वर्दी है, उस चीज़ की भी हमें कोई परवाह नहीं होती है। अगर आपने एक बार किसी को एक्सेस दे दिया तो वो कुछ भी रन कर सकता है, डजेंट मैटर्स कि वो क्या रन कर रहा है, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ डेटा की कितनी सेंसिटिव डेटा को वो एक्सेस कर रहा है या फिर सेंड कर रहा है या फिर अपलोड कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, और जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन्ड है या नहीं, ये सारे जो हैं इसके इश्यूज़ हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेजेस बड़े इजी से हैं इसके। सबसे पहले यूज़र फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल होता है, डजेंट रिक्वायर डेली मेंटेनेंस, इसके अंदर डेली मेंटेनेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस क्या है, लेस सिक्योर, सिक्योरिटी कम है क्योंकि आईडी पासवर्ड अगर किसी के पास चला गया देन चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट टू ट्रैक डेटा, जो डेटा है कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक का मतलब क्या है कि आपको किसी को यूज़र को ग्रांट करना है कुछ एक्सेस तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, साथ ही साथ रिवोक करना एक्सेस को वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा जी MAC, मैक की फुल फॉर्म होती है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है जी, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर क्या होता है, The OS in Mac will provide access to the user based on their identities and data। जो उनकी आइडेंटिटी है और जो उन्होंने डेटा अपलोड कर रखा है उसके बिहाफ पर ही ये एक्सेस देता है, ठीक है। ये नहीं है कि बस यूज़र ने वो पासवर्ड ले लिया एंड देन एक्सेस दे दिया, जैसे पहले AKT के अंदर होता था। AKT के अंदर क्या होता था कि जैसे आप किसी का रिजल्ट देखना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़र नेम डालिए एंड यू कैन सी देयर रिजल्ट्स। लेकिन अब क्या है कि AKT ने एक डेटा लेने की भी चीज़ लगा दी है कि रोल नंबर के साथ साथ आपको DOB भी एंटर करनी पड़ेगी फॉर एक्सेसिंग द रिजल्ट या फिर फॉर एक्सेसिंग द डेटा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे आपको अगर डेटा को एक्सेस करना है तो या फिर एंटर करना है किसी सिस्टम के अंदर तो आपको आइडेंटिटी तो लगेगी, यूज़र नेम ID पासवर्ड तो लगेगा, साथ में एक एडिशनल डेटा भी लगेगा।
फॉर गेनिंग एक्सेस द यूज़र हैज़ टू सबमिट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी. इट इज़ वेरी सिक्योर एज लेस it is very secure as rules and restrictions are imposed by admin and will be strictly followed. अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रूल्स होते हैं और जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो एडमिन ही लगाता है और वही फॉलो करवाता है स्ट्रिक्टली. तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो एडमिन के हिसाब से लगे रहेंगे एंड सिर्फ उसके हिसाब से ही फॉलो होंगे. अगर हमें कंपनी ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा करके देती है ना तो उसको क्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है. लेकिन अगर आप एडमिन हो, आपने अपना खुद का ताला बना के खुद का ताला लगाया है, तो बहुत मुश्किल होगा चोर के लिए उस ताले को तोड़ना और चोरी करना. ठीक है. Mac settings and policy managements will be established in secure network and are limited to system admins. अब इसके अंदर क्या है कि जो Mac के अंदर आपने सेटिंग कर रखी है, जैसे रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आपने लगाई हैं, तो यहाँ पे क्या है कि Mac की जो सेटिंग है और जो पॉलिसी मैनेजमेंट है वो भी एक सिक्योर नेटवर्क के ऊपर ही होंगी, जो कि लिमिटेड होंगी. लिमिटेड का मतलब कि जो कि एक्सेसिबल होंगी सिस्टम एडमिन्स के द्वारा, और वही चेंज कर सकते हैं या फिर वही अपडेट कर सकते हैं. Mac क्राइटेरिया आर डिफाइंड बाय सिस्टम एडमिन्स. जो Mac का क्राइटेरिया होता है वो डिफाइन किया जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड बाय ओएस. मतलब कि अब मान के चलो आपने एक पासवर्ड लगा दिया, पासवर्ड लगाने के बाद क्या हुआ कि जो सिस्टम एडमिन ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जब कोई 6 अंक की डिजिट एंटर करेगा तो ही सिस्टम में एक्सेस कर पाएगा. तो अब क्या है कि 6 डिजिट जो है वो आपकी हो गई क्राइटेरिया, मैक का क्राइटेरिया हो गया. एंड वो इन्फोर्स किसने किया, लागू किसने किया, लागू किया है ओएस ने. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने. और सिक्योरिटी कर्नल, जो सिक्योरिटी कर्नल होता है उसने. एंड अनेबल टू ऑल्टर्ड बाय एंड यूजर, और जो एंड यूजर है वो उस चीज़ को ऑल्टर नहीं कर सकता, मतलब चेंज नहीं कर सकता. अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स क्या है, मैक पॉलिसीज हेल्प टू रिड्यूस सिस्टम एरर्स. जो सिस्टम के एरर्स होते हैं उनको रिड्यूस करने में जो ये हेल्प करता है. इट हैज़ टाइटर सिक्योरिटी एज ओनली एडमिन्स कैन एक्सेस और ऑल्टर कंट्रोल्स. जो एडमिन्स जो होते हैं वो खाली वही होते हैं खाली जो एक्सेस कर सकते हैं और जो ऑल्टर कर सकते हैं कंट्रोल्स को. मैक जो है उसको एनफोर्स कौन करता है, ओएस करता है. मतलब ओएस होता है लागू करने वाला मैक को. अगर ओएस नहीं होगा तो मैक भी लागू नहीं हो सकता. दैट कैन लेबल एंड डिस्क्राइब इनकमिंग एप्लीकेशन डेटा, और जो कि डिस्क्राइब करता है कि जो इनकमिंग डेटा आ रहा है वो उसका लेबल क्या है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, वैलिड है, नॉन वैलिड है, या जो भी है. ठीक है. मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट एज ओनली एडमिन कैन एक्सेस द डेटाबेस. मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है क्योंकि जो एडमिन्स होते हैं ना वो खाली डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, तो खाली एडमिन्स ही मेंटेनेंस कर सकते हैं. वो बात यहाँ पे कही गई है. आगे बढ़ते हैं तो आगे एग्जाम्पल है हमारे पास. एग्जाम्पल है एक्सेस लेवल ऑफ विंडोज़ फॉर ऑर्डिनरी यूजर एडमिन्स गेस्ट. जैसे हमारी विंडोज़ के अंदर एक्सेस लेवल्स होते हैं. ऑर्डिनरी यूजर हो गया, एक एडमिन हो गया, एक गेस्ट हो गया, और हर किसी के पास एक अलग अलग एक्सेस होता है. वो सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं. प्रॉब्लम और इश्यूज़, अगर हम प्रॉब्लम या फिर इश्यूज़ की बात करें, सबसे पहला नीड ऑफ मोर सिक्योरिटी लेवल्स. जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं उनकी ज़्यादा नीड है, यहाँ पर ज़्यादा है. फिल्ट्रेशन एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. फिर उसके बाद पॉली इंस्टेंटिनेशन, इसका मतलब होता है सेम इन्फॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल. एक इन्फॉर्मेशन कई सारे लेवल्स पर भी हो सकती है, जैसे कि सेम वाईफाई से कनेक्ट करना, या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करना, या फिर हम बात कर सकते हैं एंटीवायरस की. ठीक है. या फिर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आपको सारे के सारे जो यूजर्स हैं उनको एक्सेस हो रहे हो. तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रॉब्लम एंड इशूज़ में आती हैं. एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है हाई लेवल डेटा प्रोटेक्शन. फिर है आपका सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक ही जगह पर इकट्ठा होती है, ये एक एडवांटेज है, जल्दी एक्सेस हो जाती है. प्राइवेसी जो होती है वो मेंटेन रहती है. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस के अंदर है केयरफुल सेटिंग अप प्रोसेस. जो सेटिंग अप प्रोसेस है अगर उसमें आपने गलती कर दी तो एक गलत यूज़र बन जाएगा. इन गलत यूज़र के गलत आईडी पासवर्ड्स होंगे, क्रेडेंशियल्स होंगे एंड डेटा होगा, जो कि बहुत आपको दुखदायी होगा. फिर उसके बाद है आपको रेगुलर अपडेट रिक्वायर्ड. जो रेगुलर अपडेट है वो आपको करना पड़ता रहता है. और जो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसके अंदर नहीं होती है. ठीक है. इसी के साथ ही जो हमारा मैक और DAC है वो एंड अप होता है. एंड उसके बाद हम आते हैं अपने कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स पे. तो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग अ सर्वर फ्रॉम लीकिंग इन्फॉर्मेशन दैट द यूजर ऑफ सर्विस कंसिडर्स कॉन्फिडेंशियल. मतलब कि जो डेटा सर्वर के द्वारा ये सेट कर दिया गया है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो उस डेटा को लीक ना किया जाए या लीक ना हो जाए, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं. उनको हम कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स बोलते हैं. ठीक है जी.
प्रिवेंट फ्रॉम टेकिंग डिसअलाउड एक्शंस, ये प्रिवेंट करता है डिसअलाउड एक्शंस को टेक प्लेस ना होने से। मतलब कि अब मान के चलिए मैंने ये कह दिया कि आपको गेट नंबर ए से एंट्री नहीं लेनी है, आप सिर्फ और सिर्फ गेट नंबर बी से एंट्री ले सकते हो, या फिर गेट 1 का एंट्री गेट क्लोज रहेगा, वहाँ से कोई एंट्री नहीं करेगा, एंड गेट नंबर 2 जो है वहाँ से आपकी एंट्री होती रहेगी। अब एक बंदा आया, उसने बोला कि मैं तो नहीं ले रहा गेट 2 से एंट्री, मैं तो गेट 1 से ही लूँगा। अब गेट 1 के पीछे क्या है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो अब क्या होगा कि वहाँ पे आप कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल क्या करेगा, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगा, जो गेट 1 के बाहर खड़ा हुआ है। अगर कोई भी बंदा आएगा एक्सेस करने की कोशिश करेगा गेट 1 को, तो सिक्योरिटी गार्ड रोक देगा। ठीक है, तो वैसे ही काम यहाँ पर हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम। क्लाइंट है यहाँ पे रिक्वेस्ट करी गई है सर्वर को, सर्वर प्रोसेसिंग करेगा एंड सर्वर रिवर्ट करेगा एज डेटा टू क्लाइंट। अगर बाई चांस वैलिड है तो, अगर नॉन वैलिड है तो कुछ रिटर्न नहीं करने की जरूरत है, वो रिक्वेस्ट को सिंपली कैंसिल कर देगा। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ सर्वर इन टू वेज। दो तरीके से जो है सर्वर जो है एक्सेस कंट्रोल का जो फंक्शनिंग है वो चलती है। सबसे पहले आपका गोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और गोल ऑफ सर्विस यूजर, प्रोवाइडर एंड यूजर। प्रोवाइडर क्या है, द डेटा शुड बी सेंड टू क्लाइंट एज रिक्वेस्टेड, जो डेटा है वो क्लाइंट को सेंड किया जाना चाहिए जैसे उसने रिक्वेस्ट किया है वैसे ही। ठीक है, और दूसरा है आपका द डेटा शुड बी सिक्योर्ड एंड डजंट शेयर टू अनऑथराइज्ड यूजर्स। अब क्या हुआ, ये डेटा जो है सर्वर से इधर जा रहा है, अब इधर मैंने इंटरसेप्ट कर दिया। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि इधर मैंने आके डेटा को रोक दिया और यहीं पे मैंने एक्सेस कर लिया, क्लाइंट तक पहुंचा ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्विस द यूजर एंड सर्विस टू प्रोवाइडर, ये दो चीज़ें हैं। ओके, फिर उसके बाद हम कन्फाइनमेंट टेक्निक्स की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, ये जो CSS है हमारी, इसके अंदर जो प्राइमरी एग्जाम्पल लिया गया है वो लाइनक्स का लिया गया है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका एक प्राइम एग्जाम्पल लिया है, चाहे उसमें कोई सा भी आप वर्जन ले सकते हो, चाहे उबंटू हो, काली लाइनक्स हो, या फिर कुछ भी हो, पैरेट हो, या फिर कुछ भी हो। ठीक है, टर्मक्स में भी आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल, टर्मक्स जो है वो एंड्रॉयड के अंदर एक तरीके से आपको एनवायरनमेंट देता है लाइनक्स का। तो इसके अंदर क्या है, ch रूट है सबसे पहले आपकी टेक्निक। चेंज रूट का मतलब जड़ें मतलब एक डायरेक्टरी जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें रन हो रही हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टरी जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं। ओके, मेनली इट इज़ ऑप्शनल इन यूनिक्स ओएस, ऑपरेशनल, सॉरी फॉर दैट, मेनली इट इज़ ऑपरेशनल इन यूनिक्स। जो ये मेनली क्या होता है, ऑपरेशनल होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इट मेनली चेंजेस रूट डायरेक्टरी फॉर करंट प्रोसेस एंड इट्स चिल्ड्रन। मतलब कि अगर आपने एक एप्लीकेशन ऑन किया है, एप्लीकेशन लेट कर लेते हैं कि आपने MS वर्ड को ओपन किया। MS वर्ड ना लोकल डिस्क C के अंदर कहीं ना कहीं एक फोल्डर बना हुआ होगा एंड वहाँ पे सारी फंक्शनिंग चल रही होगी। वैसे ही जो हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर भी एक डायरेक्टरीज बनी होती हैं और डायरेक्टरीज के अंदर सारा प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि अगर आपको CH रूट का अगर आप यूज़ करोगे तो वो जैसे मान के चलते हैं, ये एक डायरेक्टरी ये है A और एक डायरेक्टरी ये है B। ठीक है, इस टाइम पर एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो ये है, ये एक्टिव है। ओके, ये एक्टिव है इस टाइम पर। ठीक है जी, लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे को ये दिख रहा है कि ये वाली जो डायरेक्टरी है ना यार, इसके अंदर 10-15 फोल्डर बन चुके हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया है कि हर एक फोल्डर को मैं खोल खोल के देखूँ कि किस में डेटा आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो एप्लीकेशन है ना उसके अंदर मैंने CH रूट का यूज़ किया, CH रूट कमांड का यूज़ किया टर्मिनल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरा अब जो एप्लीकेशन रन हो रही है ना वो B के अंदर हो रही है। मैंने डायरेक्टरी चेंज कर दी, तो जितना भी फंक्शनिंग हो रहा है वो किस में हो रहा है, अब B में हो रहा है। ठीक है, अब A से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, A के अंदर बस जो डेटा स्टोर्ड है मैं वो एक्सेस करूंगा, लेकिन जितनी भी रनिंग हो रही है प्रोसेस की वो सारी की सारी B में होगी विद द हेल्प ऑफ CH रूट। ठीक है जी, चलिए, we use CH root system to call change the root directory to the base of new tree and start process running in that CH rooted environment, मतलब changed rooted environment। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एपसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके लिए लेके आने के लिए। और प्लीज़ हमारा ना टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ एक नया अपडेटेड लिंक है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा।
जेल किट्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है आपकी जेल किट्स। जेल किट्स क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ यूटिलिटीज टू लिमिट यूजर अकाउंट टू स्पेसिफिक फाइल यूजिंग chroot और स्पेसिफिक कमांड। इसके अंदर क्या है कि एक यूज़र है, मान के चलिए एक यूज़र है एंड यू वांट टू लिमिट कि बस वो एक दिन में 10 ही फाइल को एक्सेस कर पाए और फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए, तो वो आप जेल किट की हेल्प से कर सकते हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के अंदर जब हम OTPs किसी सर्विस के ऊपर जाते हैं एंड ज़्यादा OTPs मंगा लेते हैं, एक दिन में हमने 5, 10, 15, 20, 25 OTP मंगा लिए, तो हमारा ना एक लॉक लग जाता है कि आप और OTPs नहीं मंगा सकते हो। या फिर और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप और जल्दी कनेक्ट कर जाओ, तो डेबिट कार्ड। जब आप डेबिट कार्ड को ATM मशीन में डालो एंड 3 पिन आपके गलत हो जाएं, तो वो 24 आवर्स के लिए आपका जो है बैन हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे जेल किट है कि वो जो नंबर ऑफ फाइल्स हैं, नंबर ऑफ यूटिलिटीज़ हैं, वो लिमिट कर देता है कि 10 तो 10 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टूल डेवलप्ड विद अ फोकस ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का जो है इसका मेन फोकस रख के बनाया गया है। इट इज़ नोन टू बी यूज्ड इन नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लायंसेज। जो नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लायंसेज होते हैं उनके अंदर ये मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जी हमारा फ्री BSD जेल। फ्री BSD जेल, अब सबसे पहले कीवर्ड पकड़ते हैं, तो बी फ्री है, ठीक है, फ्री है ये। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर है, फ्री है, ओपन सोर्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। ये 3-4 कीवर्ड है, इन्हें याद कर लेना। फ्री BSD आपका नहीं बच जाएगा। पॉपुलर है, फ्री है, ओपन सोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच इज़ बेस्ड ऑन बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। BSD को शॉर्ट में ये फुल फॉर्म है आपकी वर्जन ऑफ यूनिक्स OS। यूनिक OS जो है उसका एक वर्जन है ये। इट रन्स ऑन प्रोसेसर्स सच एज पेंटियम दैट आर कंपैटिबल विद इंटेल 86, ठीक है। जो इंटेल 86 है हमारा, उसके साथ ये कंपैटिबल होता है। द जेल मैकेनिज्म is OS level virtualization that allows system admin to partition derived computer system in several independent mini systems called jails. All shares some kernel with little overhead. अब देखिए जी, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ तो इन्होंने लिख दी, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये है कि ये जो जेल है ना, इसका मतलब बस सिंपल सा ये है कि इसको ना पार्टीशन करने के लिए रखा गया है, ठीक है। एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर यूज हो रहा है, उसके अंदर आपको पार्टीशन बनाने हैं। हर एक पार्टीशन को आप जेल बोलोगे और हर किसी के अंदर एक इंडिपेंडेंट जो है अपना एक फंक्शन चल रहा होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा लास्ट जो हमारी टेक्निक है वो है सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन। इसके अंदर क्या है, पावरफुल टेक्निक है जिससे आप रेगुलेट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो प्रोग्राम के बिहेवियर को, बस इतनी सी बात है। आगे आता है हमारा जी नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हमारा एरर 404 पार्ट 2 और इसका नाम भी चेज ही है। इसके अंदर ना भैया सिंपल सा कुछ नहीं है। पार्ट 1 जो था वो मतलब इसके अंदर ना कुल मिला के आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि वो जो एरर 404 जो यूनिट 1 में हैपन हुआ था, उस पार्ट 1 के अंदर जो हैपन हुआ था ना, पार्ट 2 के अंदर आपको एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे हुआ था, कितना बड़ा था, क्या क्या गलती हो गई थी, सारी चीज़ें। इन दिस पार्ट experts discuss about some attack related to cyber attack and the attacker can control the overall system in proper security is not provided, ठीक है। मतलब कि साइबर अटैक को डिस्कस किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा और किस तरीके से हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और सिक्योरिटी अगर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो क्या क्या हो सकता है। सम अटैक्स और एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुल मिलाकर के 6 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले है आपका इजराइल पावर ग्रिड जो था उसको हैक कर लिया गया था, और ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट साइबर अटैक में से एक है। 2014 के अंदर जो है आपका 2014 के अंदर एक हाइड्रो पावर जो प्लांट जो है उसको भी हैक कर लिया गया था, जो कि न्यूयॉर्क में है। फिर उसके बाद ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके अंदर की न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इंक्लूडेड था, वो भी टारगेट किया गया था नए और बहुत ज़्यादा खतरनाक साइबर वॉर्म के द्वारा। फिर उसके बाद नियरली 20,000 इंडियन वेबसाइट जो थी वो हैक कर ली गई थी, जिसके अंदर BSF जो है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनका भी वेबसाइट हैक्ड था। और ये क्या किया किसने था, जो बांग्लादेश का बेस्ट हैकिंग ग्रुप है उसने वाला कांड किया था। फिर उसके बाद है आपका फर्स्ट वायरस दैट कुड क्रैश पावर ग्रिड और डिस्ट्रॉय पाइपलाइन इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप इजीली इनको डाउनलोड करके आप किसी का भी पावर ग्रिड क्रैश कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो पाइपलाइन को। और ये पहला वायरस जो था वो अवेलेबल हो गया था ऑनलाइन। इंडिया का जो बिगेस्ट डेटा ब्रीच हुआ था SBI डेबिट कार्ड के द्वारा हुआ था। पहले तो उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मान लिया था, एंड जिसने उस अटैक को इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर अटैक बना दिया था।
फिर उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है जिसका नाम है VM बेस्ड आइसोलेशन, वर्चुअल मशीन बेस्ड आइसोलेशन। और ज़रूर आप इस टॉपिक को ना आगे भी चल के पढ़ने वाले हो, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना सो दैट आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अलाउज द शेयरिंग ऑफ सेम फिजिकल रिसोर्सेज अमॉन्ग सेवरल यूजर्स। मतलब कि एक फिजिकल रिसोर्स है और वो कई सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, मान के चलिए आपका एक फ़ोन है, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन के अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन कुछ भी हो सकता है, 865 जनरेशन 1 जो भी हो, एंड वो जो है ना वो 10 लोग यूज़ कर रहे हैं। एक फिजिकल जगह एक है लेकिन वर्चुअली वो 10 जगह यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसे बोला जाता है वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। A virtual machine is a virtual environment that functions as a virtual computer system with its own CPU। ठीक है, उसका खुद का CPU होता है और मेमोरी होती है, OS होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्रिएटेड ऑन अ फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम। अब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपका ये है एक फिजिकल कंप्यूटर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हो, एक पर्सन है ए, इसको स्क्वायर में कर लेते हैं पर्सन को, ए बी, ठीक है जी, ये सी, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ना ये हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, मान के चलो कि ये i9 प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहा है? i9 प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, ठीक है। i5 i7 बहुत पावरफुल प्रोसेसर है उस, और ये i9 यूज़ कर रहा है। अब क्या है कि ये इसके 3 दोस्त हैं, ए बी सी। अब ए वाला बोला भाई मेरे को अपना लैपटॉप यूज़ करने दे यार, मेरे को ना बहुत हैवी एप्लीकेशंस यूज़ करने होते हैं एंड मैं तेरे को 1-2 दिन में अपना काम निपटा करके दे दूंगा। बी भी बोला कि भाई मेरा भी बहुत हैवी काम होता है, मेरे को भी 4K में वीडियो रेंडर करनी होती है, तो भाई मेरे को दे दे, मैं रेंडरिंग पूरी करके तेरे को वापस दे दूंगा। सी भी बोला कि भाई मेरे को भी कुछ काम है और मेरे पास ना फ़ोन में मतलब मेरा जो लैपटॉप है ना वो इतना कंपैटिबल नहीं है कि विजुअल स्टूडियो भी चला पाए, तो ऐसा कर भाई मेरे को बस 1-2 घंटे के लिए दे दे, मेरा नया लैपटॉप आने वाला है, मैं तेरे को करके दे दूंगा। अब हुआ क्या कि इसने ये जो फिजिकल हार्डवेयर है जिसके पास, उसके पास इन तीनों को देना था, तो उसने क्या किया, एक आप सुना होगा आपने ज़रूर RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इससे क्या होता है, इसने इन तीनों को ही एक रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल दे दिया। उसमें क्या होता है, एक IP होती है, IP क्या होती है 192.168. कुछ भी हो सकता है, 0.1 से लेकर के 0.265 तक की उसकी वो होती है, लिमिट होती है, ठीक है। तो अब ऐसे ही इसने सबको पकड़ा दिया एंड हर किसी का, और उसका ना एक IP एड्रेस के साथ साथ एक पासवर्ड भी होता है, तो वो इन तीनों को पकड़ा दिया। तो अब क्या हुआ, इसका जो जब तक प्रोसेसर इसका ऑन रहेगा, जब तक इसका कंप्यूटर ऑन रहेगा, जब तक ये तीनों अपने अपने सिस्टम्स पर उस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये होता है आपका वर्चुअलाइजेशन, जब आप एक फिजिकल रिसोर्स को 10 लोगों में डिवाइड कर देते हो, 10 नहीं मतलब बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर देते हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, उन सब के बीच में डिवाइड कर देते हो, तो उसको बोला जाता है वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। मतलब फिजिकली अवेलेबल नहीं है लेकिन आप वर्चुअली उसको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। चलिए, वर्चुअल मशीन इज क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल प्रोसेस एंड डिस्ट्रॉयड वंस प्रोसेस टर्मिनेट्स। अब वर्चुअल मशीन जो होती है ना, उसके अंदर एक चीज़ होती है कि वो इंडिविजुअल प्रोसेस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करती है, एंड जैसे आपने उस प्रोसेस को बंद कर दिया तो वो या फिर वर्चुअल मशीन को बंद कर दिया, तुरंत वो डेड हो जाती है। अब ऐसा नहीं होता है कि सारी की सारी वर्चुअल मशीन्स ही ऐसी होती हैं कि सिर्फ आपने रन किया एंड एग्जिट करते के साथ ही सब बंद, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप RDP यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, आपको जो डेटा है वो स्टोर्ड रहेगा जब तक आप उस RDP को डिलीट नहीं कर देते। लेकिन कई सारी वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं वो ऑनलाइन ऐसी होती हैं जो कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए ही होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लाउड, या फिर आपने क्विकर लैब्स ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ आप सर्फ करिए, क्योंकि आप BTech CSE के स्टूडेंट्स हैं एंड यू शुड नो अबाउट दिस, कि जो गूगल क्लाउड है वो आपको फ्री में कुछ क्रेडिट्स देता है, थ्रू विच यू कैन यूज़ दैट वर्चुअलाइजेशन VM बेस्ड आइसोलेशन एंड यू कैन एक्सपीरियंस कि कैसा होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। अगर नहीं करना आता तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा है कि आप यूज़ करो, सीखो चीज़ों को। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपको 1.5 घंटा उसके अंदर टाइम मिलता है, 1.5 घंटे के अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हो, कुछ भी एप्लीकेशन आप रन कर सकते हो उसके ऊपर, एंड जैसे ही वो टाइम ओवर होता है 1.5 घंटे का, तुरंत वो वर्चुअल मशीन जो है वो डिलीट हो जाती है एंड जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे कहा गया है।
Virtual machine is isolated from rest of a system, so whatever running inside virtual machine it won't interfere with anything else running on host hardware. इसके अंदर मतलब क्या है कि अब मान के चलिए कि एक वर्चुअल मशीन है एंड अब ये जो पी था ना, मतलब ये फिजिकल वाला जो था बंदा, फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम वाला जो बंदा था, इसने क्या किया, ये इन तीनों को तो दे दिया। अब क्या है कि ये जो फंक्शन रन कर रहा होगा वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, इसका जो फंक्शन अब चल रहा होगा वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब तीनों के जो काम है ना वो एक तरीके से आइसोलेटेड हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक दूसरे से शेयरिंग स्केयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है जी, बस दीवार से टकरा रहे हैं वापस हो रहे हैं। अगर कोशिश भी कर रहे हैं ना एक दूसरे को शेयर करने की तो शेयर नहीं होगा। तो बस यही कहा गया कि वीएम आइसोलेशन का मतलब वही होता है ना, जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे भी हमने एक बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया था, आइसोलेशन में डाल दिया, आइसोलेशन में डाल दिया। तो वही आइसोलेशन है ये भी, कि आप जो काम कर रहे हो वो सिर्फ आप तक सीमित है और किसी तक सीमित नहीं है और किसी के पास शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1। होप सो ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आया होगा। क्या आपको पार्ट 2 भी चाहिए? अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना यार, मैं बिल्कुल जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो, लिस्ट बता दो पूरी की पूरी किस किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, मोटिवेशन भी मिलेगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।